अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ इकॉनमी के नंबर्स बता के फिर सियासी मौज़ूआत की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे जो इस वक्त मसाइल हैं पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के साथ जुड़े हुए हैं। जो लोगों की ज़िंदगियों में मुश्किल है वो उनकी इकनॉमिक डिफ़िकल्टीज़, जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं उनके पास उसके साथ जुड़ी हुई हैं। आजकल स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनाई गई है उसके मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं। देख के अच्छा लगता है कि हम इकॉनमी की बात कर रहे हैं, कहीं माइनिंग की बात करते हैं, फ़ौज और सिविलियंस दोनों इकट्ठे बैठ के कहते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को हमने ठीक करना है। लेकिन जब तक फंडामेंटल्स हमारे ठीक नहीं हो और जो हम करके जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए रोड मैप हमारे पास ना हो तो फिर हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। तो हमारे पास क्लैरिटी कुछ होनी चाहिए कि आज क्या कर रहे हैं, हमारे पास नंबर्स आज क्या हैं और कल क्या होगा। कुछ अदादोशुमार आज सामने आए हैं। टैक्स का नंबर आया है तो टैक्स के नंबर में बताया गया कि हमने जो टारगेट था उसको अचीव कर लिया, ठीक है, शाबाश। लेकिन इतनी डिवैल्यूशन, इतने हाई इन्फ्लेशन के साथ अगर उस टारगेट के ऊपर आप हैं तो आपको थोड़ा सा साथ मज़ीद वजाहत भी करनी चाहिए कि कमज़ोर एरियाज़ क्या हैं, मार हमें पड़ किस चीज़ से रही है। फ़िस्कल साइड के ऊपर जब तक हम अपनी सूरत हाल को काबू नहीं करेंगे तो 7-8 हज़ार अरब रुपया सालाना हम खसारा करके तो लोगों को सच नहीं बताएंगे तो पाकिस्तान डुबो रहे हैं हम बहुत तेज़ी के साथ और उसको बचाने का सही रास्ता जो है उसका तयन भी नहीं कर रहे। पाकिस्तान से जो बरामदात हैं पिछले साल 27.1 अरब डॉलर थी, जो उससे पहले साल 31 अरब डॉलर थी। तो हमने पिछले साल 4 अरब डॉलर कर कम बरामदात की। तो इस साल आइडियली आपको कम बेस मिली थी तो 27 से ऊपर जानी चाहिए थी। तो जुलाई का पहला महीना उसके जो नंबर्स आए हैं तो 12% कमी आई है बरामदात में। पहले ही महीने में 12% कमी आई है। जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स हैं वो 2 अरब डॉलर से ज़ायद हैं और जो इंपोर्ट्स हैं वो 3.6 बिलियन डॉलर्स हैं। तो बरामदात जब तक आप 3-4 अरब डॉलर हर महीना नहीं करेंगे तो फिर आप कौम को कहें कि हम तरक्की कर रहे हैं, इकॉनमी ठीक हो गई है, मुश्किल से निकल आए हैं, सबसे बड़ा झूठ है। और इससे बड़ा झूठ कोई और है ही नहीं। सबसे बड़ी हमारी जो क्राइसिस की वजूहत हैं उसकी बुनियाद ये है कि पाकिस्तान बरामदात की मद में हर महीने कम से कम 4 अरब डॉलर कमाएगा तो हम बचते हैं। अगर 4 अरब डॉलर की बजाय हम 2 अरब डॉलर कमाएंगे जैसे हमने जुलाई में कमाया है तो फिर हम पाकिस्तान को डुबो रहे हैं। ये पहला सच है पाकिस्तान के साथ। दूसरा नंबर आज इन्फ्लेशन का अफरात ज़र का डेटा है। अफरात ज़र ज़ाहिर करता है कि 28.3% अफरात ज़र का नंबर है जुलाई के महीने में और अर्बन और रूरल जो फूड इन्फ्लेशन है वो 40% से ऊपर है। तो अब ये लोगों को कहें कि हमने आपके हालात बेहतर कर दिए हैं तो ये दूसरा बड़ा झूठ है, क्योंकि फ़ूड की कीमतें जो हैं एक आम जो सारफ है पाकिस्तानी, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है जिसका कमाई का बड़ा हिस्सा उसके फ़ूड के ऊपर सर्फ होता है या उसका दूसरा फिर हिस्सा उसकी तालीम या उसके इलाज के ऊपर सर्फ होता है। फ़ूड बहरहाल एक गरीब आदमी के जो किचन आइटम का ख़र्चा है उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा उसकी रोटी और हांडी पकाने के ऊपर खर्च होता है, उसमें 40% तक अभी भी इजाफा है। जब तक हम इसको कंट्रोल नहीं कर लेंगे तो हम कहें कि हमने लोगों की मुश्किलात में कमी कर दिया तो बात दुरुस्त नहीं है। तीसरी आज की खबर यह है कि हमने पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर 20 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया। मैं इस मामले के ऊपर इकॉनमी सारी उम्र कवर करता रहा हूँ तो मैं थोड़ी सी फैक्चुअल पोजीशन सामने रखूँगा। इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो 85 डॉलर पे आ गई हैं। ये 80 डॉलर से नीचे चली गई थी, 75-76 डॉलर के दायमाएँ घूम रही थी। अब आपके पास ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ये है कि आप इसको बजट के ऊपर ले लें। तो पिछले साल हमने 7-8 हज़ार अरब का खसारा जो था उसको डेट की शक्ल में इजाफा किया है। 60 हज़ार अरब हमने पाकिस्तान का मजमूई कर्जा कर दिया। और एक ऑप्शन यह है कि लोगों को पास ऑन कर दें। पास ऑन तो करना है आपने इसलिए कि आपने IMF के साथ ये डील की हुई है। तो आपको कुछ हालात ऐसे पैदा करने पड़ेंगे कि लोगों को अदर एरिया से रिलीफ दे दें। आप जितना फ्यूल प्राइस बढ़ाएंगे, जितना आपकी बिजली की कीमत, गैस की कीमत बढ़ेगी, जितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऊपर जाएगी, जितना सब्जियां दालें महंगी होंगी, उतना इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा। और फिर आप कहेंगे हमने अब पॉलिसी रेट बढ़ाना है। तो एक ऐसा विशियस साइकिल है, एक विशियस साइकिल है जिसे हम बाहर ही नहीं निकल रहे। ये पिछले 2-3 सालों में ना हमारी इतनी पिटाई हो गई है लोगों की कि अब तो उसमें ज़िंदा रहने की भी सक्कत नहीं रह गई। तो उनको तसल्ली देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। मैं इस अफसोसनाक सूरत हाल के साथ अब प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ कि जब ये बैठ के बड़े बड़े मंसूबों के फीते काट रहे होते हैं और साथ 90 लोगों की काबीना इन्होंने बिठाई होती है, तो मुझे शहबाज शरीफ साहब एज़ प्राइम मिनिस्टर उस विजन और उस इमेजिनेशन से बिल्कुल आरी नज़र आते हैं जो पाकिस्तान के आज के हालात हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। ये बात सही नहीं वो करते कि जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान में तो 6000 ट्रिलियन के नीचे ख़जाने छुपे हुए हैं, हमने इसको बचा लेना। ख़जाने अल्लाह ने अता किए हुए हैं, लेकिन इन ख़जानों का इस्तेमाल करने का हुनर भी तो हमारे पास होना चाहिए। अगर उस हुनर के बगैर, हमने हाल ये देखा है कि 3-4 रोज़ पहले एक एरियाज़ पे प्रोग्राम करके बताया गया कि वहाँ पे एक्सट्रैक्शन करके हम ज़ेर ज़मीन खुदाई कर रहे हैं, वहाँ से कुछ मिनरल्स निकलेंगे। 3 महीने की आमदन बताई उन्होंने कि 3 महीने हमने एक्सट्रैक्ट करके तो जो
कंसनट्रेट था वो चाइना भेजा है $37 मिलियन का। अगर हम यहाँ प्रोसेस कर सकते तो हो सकता है जो हम मेटल्स वगैरह उससे निकालते हैं, जैसे रेकोडिक का मामला है, तो हम 500 मिलियन से हज़ार मिलियन डॉलर मतलब $1 अरब सालाना तक उससे कमा सकते हैं रेकोडिक से। 10-11 साल से हम अदालतों के चक्कर काट रहे हैं और हमारे ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कोर्ट से वर्डिक्ट भी आ गया, ना खाया ना पिया, कुछ भी नहीं किया, जेब से पैसे जा रहे थे। इसी तरीके से आपकी कोल की रिजर्व बड़ी मुश्किल से चाइना ने एक प्रोजेक्ट लगाया, हम अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करके पावर सेक्टर वहाँ से इस्तेमाल कर सकते थे, नहीं किया हमने। कारके का प्रोजेक्ट है, फकी लगा ली हमने पाकिस्तान को। स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन होने लगी थी, नहीं जी स्ट्रेटेजिक एसेट है हमारा, तो बड़ा कुछ लूट के ले जाएगा हमसे, 400-500 अरब जेब से हमने डाल दिया। PIA वाइट एलिफेंट हम पाल रहे हैं, यूरोप में उसकी फ़्लाइट भी ऑपरेट नहीं होती, और हम कहते हैं नहीं जी ये तो इसके बगैर तो पाकिस्तान का जो दिफा है उसको ख़तरात लाक हो जाएंगे अगर हमने इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया। कुछ बैठ के पाकिस्तान के मसाइल का जो फैक्ट्स हैं ना उसको अदराक करिए और इसका हल के लिए एक रोड मैप के ऊपर इत्तेफाक राय पैदा करिए, और ये सारी सियासी कुव्वतों को करना पड़ेगा। ना ये विजन, ना ये हिकमत अमली इमरान के अंदर थी, ना ये शहबाज शरीफ के अंदर मौजूद है, और ना ही किसी और सियासी जमात के अंदर नज़र आती है। स्टेक होल्डर्स को बैठ के पाकिस्तान को इन मसलों से निकालने के लिए एक मेज़ के ऊपर आना पड़ेगा। जो प्रोग्राम में आज हमारे साथ जुड़ है उनसे आपका तारुफ करवाता हूँ। इसमें हमारे साथ हैं सेनेटर पलविशा खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, शोएब शाहीन साहब हैं कानूनदान भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, अज़मा बुखारी PMLN से। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। पलविशा, इंतखाबात करीब आने वाले हैं और इंतखाबात से पहले आम तौर पर सियासी जमातें अपना प्रोग्राम पेश करती हैं। जो कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है, यह 70-75 सालों से कहानी है ये, लेकिन 10-15 सालों में तो हमने बहुत इसका पट्टा बिठा दिया। क्या मुनासिब नहीं है कि सियासी जमातें बैठ कर डिस्कस करें कि ये सूरत हाल है, इतने नौजवान पढ़े लिखे बेरोज़गार फिर रहे हैं, इनको और इन मसाइल से पाकिस्तान को निकालने के लिए हमें बात करनी चाहिए। कोई तरीका ऐसा नहीं, कोई पोलिटिकल डायलॉग नहीं हो सकता, मैनिफेस्टोज़ के अंदर ये चीज़ें नहीं आ सकती। देखिए मैनिफेस्टोज़ के अंदर ज़रूर आती भी रही हैं, मेरे ख्याल में कोई ऐसी जमात नहीं है जिसमें इकॉनमी पे चैप्टर ना हो मैनिफेस्टो पे। इसी तरह हमारे मैनिफेस्टोज़ में भी एक जगह होती है इकॉनमी की बड़ी, और उसके बगैर तो है ज़ाहिर है कोई मानी नहीं है किसी चीज़ का। लेकिन अब जो हालात हैं और जो कुछ अरसे से हैं उन पर जो है एक कंसेंसस की पूरे मुल्क में बहुत ज़रूरत है, और तमाम जमातें एक बात पर राज़ी हो जाएं कि कोई आए या जाए इकॉनमी इस ट्रैक से नहीं उतरेगी। उसके साथ साथ ना सिर्फ इकॉनमी बल्कि जो हमारा एंटी टेररिज्म जो भी हमने स्टैंड अपनाना है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, वो अगले कम से कम जो है 5 से 10 साल के लिए जो भी फ़ैसले हमने करने हैं वो हम कर लें, और उस पर भी इसी किस्म का कंसेंसस हो कि कोई आए या कोई जाए, या किसी की हमदर्दी किसी के साथ हो या ना हो, जो एक हम कौमी फ़ैसला करेंगे उससे हम 1 इंच आने वाली हुकूमतें, आने वाले लोग, आने वाली जो हैं इस्टेब्लिशमेंट वो नहीं पीछे हटेगी। अच्छा पलविशा, जो हर सियासी जमात है उसका प्रोग्राम अपना होता है, कहें कि सारे का सबका एक प्रोग्राम होगा तो वो बात दुरुस्त नहीं होती, लेकिन एक ब्रॉडर जो होता है ना मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी सरजमीन पे किसी मुसल्लह जत्थे को ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आपको प्राइवेटाइजेशन के प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, ये वो बुनियादी नुकात होते हैं जिस पर आप ब्रॉडर कंसेंसस करते हैं। हमारे यहाँ वो नहीं है। देखिए ना, हम अब अपने सोच समझ रखने के बावजूद हम सब पिछले कई एक दिहाई से तो हम इकट्ठे होते हैं, और हम जब भी कोई जैसे ऑपरेशंस हुए सब इकट्ठे हुए, जैसे APS के बाद वाले वाक़यात हुए सब इकट्ठे हुए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस हुई, लिहाजा अपना अपना स्टैंड रखते हुए उसमें कोई एक आध ही ऐसा था जो नहीं आया होगा, लेकिन बाकी तो सब साथ थे और वो एक साथ खड़े हुए, जो भी फैसला था कौमी और फ़ौज लड़ी साथ पीछे हम खड़े थे। लिहाजा अब ये करना बहुत ज़रूरी, पहले भी इट्स अ डूएबल थिंग, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम कह रहे हैं कि नहीं की जाए, लेकिन ये सोचना है। देखिए हर चीज़ की जो जड़ है वो या मईशत से है, आपके अमन से है, सियासत भी होगी तो अमन होगा तो होगी ना, वरना कौन आगे इलेक्शन तरीके से कैंपेन होगी। ये हमारे कुछ बुनियादी इश्यूज हैं, इसके ऊपर ये बहुत अच्छा मौका है कि इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो बात करनी चाहिए, खुल के सबको बात करनी चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की और आपने जो इंट्रो दिया और जो आपने सजेशन दी, देखें आपको सबसे पहले इस बात की ज़रूरत है कि सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करना है, जबर और खौफ की फ़िज़ा को कम करना है, आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाना है, जिसको लोग माने और जिसको लोग हुकूमत दें, जो आवाम का फ़ैसला हो उसको सब तस्लीम करें, क्योंकि एक्शन सिर्फ ये नहीं है कि आप बाज़ाहिर कहें कि जी इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ, नज़र आना चाहिए। इंटरनेशनल वर्ल्ड भी देखें, हमारे सहाफ़ी भी देखें
और इस तरह जबर और खौफ की जो फ़िज़ा पैदा की हुई है, इन हालात में क्या नज़र आ रहा है 60 दिन में या 90 डेज़ में इलेक्शन हो जाएगा? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। आज को खदशा है कि इलेक्शन ही नहीं होगा? मुझे तो ये खदशा है यकीनन, इसलिए कि आज आपका मुल्क बेआइन हो चुका है। आइन और कानून की बालादस्ती की बजाय पामाली हो रही है, बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं। मैंने आपके प्रोग्राम का बारहा कहा कि यार वो अली अवान का भाई बेचारे को छोड़ दिया जाए, वो उसका कसूर क्या है? कि वो तो एक भाई है ना, एक पॉलिटिकल वर्कर का, एक पॉलिटिकल लीडर का, उसका क्या कसूर है? आप आज़म खान को उठाते हैं, 164 की स्टेटमेंट लेते हैं, 34 डेज़ के बाद आप उसको बरामद कर देते हैं। तो बात यह है कि जिस तरह की कैफियत है, मुझे बताएं, चादर चारदीवारी की पामाल हो रही है। 8-8 दफ़ा ज़मानतें होने के बावजूद आप बंदों को उठा रहे हैं, क्रश कर रहे हैं, या कुछ लोग भागे हुए हैं, कुछ लोगों को आप उठा रहे हैं, किसी के रिश्तेदार को उठा रहे हैं, किसी की बीवी को, किसी के बच्चे को, किसी के बाप को। ये तर्ज अमल कभी पॉलिटिकल लीडरशिप का नहीं हुआ करता, जमहूरी ताकतों का ये नहीं हुआ करता। देखें, सियासी अदम इस्तेकाम इज़ दी बेसिक इशू प्रॉब्लम, कि सियासी इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम होगा, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा जिसको लोग तस्लीम करेंगे, इलेक्शन का माहौल होगा तो लोग जमहूरियत के ऊपर यकीन करेंगे, आइन के ऊपर यकीन करेंगे। वैसे एक बात मैं आपको कहूँ, जिसने दूसरे की चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया पाकिस्तान के 75 सालों में, उसके साथ वही काम हुआ है। आज अगर ये गलती ये दोहरा रहे हैं ना, ये दोहराई PTI के दौर में भी गई थी, लेकिन आज जिस लेवल पर ये गए हैं ना, इनको भी ये भुगतना पड़ेगा। ये स्याह काम है, इसकी सज़ा अल्लाह से मिलती है, इससे बचना चाहिए। ये गुरेज नहीं करते, ये बहुत बड़ा एक जुर्म का इर्तिकाब है। ये मैं नहीं कहता कि माजी में कब कब खराबियां हुई या नहीं हुई। मैं आज विटनेस हूँ जो तबाही, मैं अपनी बात करता हूँ। हमने अपनी ज़िंदगी में इतना, जब से हमने होश संभाला है, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने वालों में मैं फ्रंट फुट पे रहा हमेशा। मेरी पहली पटिशन थी इफ्तिखार मोहम्मद शौकत साहब की बहाली के लिए, आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। हमें ऐसा कोई थ्रेट नहीं मिला था, मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ, मुझे आज भी नहीं मिला, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन देखें, वकीलों को अगवा हुआ। एक वकील इस्लामाबाद में रियाज हनीफ राही ने पटिशन फाइल की, 7 दिन के लिए अगवा हो गया। ज़ैर करामत भंडारी जमान पार्क में अपने क्लाइंट चेयरमैन PTI को मिलने गया, अगवा कर लिया गया। और इस तरह के कई वाक़यात हैं। मुझे ये बताएं, ये तर्ज अमल अगर हमारा कानून और इंसाफ के लोगों के साथ है, एक आम आदमी के साथ क्या होगा? अगर माजी में गलत हुआ तो वो गलत होगा, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, उसकी मिसाल माजी में जब से हमने होश संभाला ये नहीं देखा। सर, मैं आपको वैसे अज़मा की तरफ जाना है, लेकिन मैं 2 चीज़ें यहाँ कहना चाहूँगा, फैक्ट्स दुरुस्त रहने चाहिए। राना सनाउल्लाह को जब 15 किलो हीरोइन डाल के उठाया गया तो उसकी सज़ा मौत है। या मरियम नवाज़ के होटल के कमरे का दरवाज़ा तोड़ के जब घुसे तो चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ वहाँ पामाल हो जाता है। ये काम हमें नहीं करना चाहिए। ये वो फेल है जो परहेज सबको करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर जो ताकत में रहता है वो तो कहता है मेरी आंखों पे पट्टी। अज़मा चेंज किया गया। अज़मा बीबी, जो 2 मामलात हैं वो बड़े नाजुक किस्म के हैं। एक है मिलिट्री कोर्ट्स का मामला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, और सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला रिजर्व किया है कि फुल कोर्ट बनानी है या नहीं बनानी है। ये बड़ा अहम केस है, इसके ऊपर आप सारे लोगों को इजहार राय करना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स और सिविलियंस के मामलात के ऊपर किसी को पीछे एक कदम भी नहीं हटना चाहिए। कल डिवीजन बेंच का एक फैसला आया था जिसमें उन्होंने GHQ के हवाले से कहा कि 9 मई हमला केस में कोई जख्मी नहीं हुआ, मुलजमान को जेल में रखने का कोई जवाज़ ही नहीं है, कोई आर्मी ऑफिसर मुद्दई नहीं बना, GHQ के अंदर और बाहर से CCTV फुटेज के कब्जे में नहीं लिया गया, शनाख्त परेड के दौरान फौजदार को शामिल नहीं किया गया, ना कोई अहलकार बतौर गवाह शामिल हुआ। GHQ हमला केस में किसी खातून को नामजद नहीं किया गया। मौके पर मौजूद पुलिस अफसरान ने मुजाहिरीन को GHQ के अंदर जाने से नहीं रोका। तो उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की क्लॉज 7 का इतलाक, जो एक्ट का क्लॉज 7 है, 780 है, वो उसका इतलाक नहीं होता। अब ये मामला एक तरफ है और दूसरा 102 अफराद के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में है, सुप्रीम कोर्ट के सामने फैसला है। आप क्या सोचती हैं, मामला को जाना चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ या रोका जाना चाहिए? बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बहुत सारी बातें मुझसे पहले हो गई और मैं चाहती थी कि मैं उनको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूं। पहले तो बात यह है कि आप उन पे भी बात करिएगा, पहले इसका जवाब दे दें, बारी बारी उनको भी कर लीजिएगा। जी देखिए, आर्मी एक्ट के खिलाफ जो है वो फुल कोर्ट की जो बात है, फुल कोर्ट तो हमारी सुप्रीम कोर्ट की छेड़ बन गई है जी। फुल कोर्ट आपको 100 दफ़ा हर केस के अंदर फुल कोर्ट कही गई है, लेकिन फुल कोर्ट नहीं बनती। लेट्स सी कि यहाँ बनती है कि नहीं। बाय द वे, इसी केस के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी फुल कोर्ट बनाने की रिक्वेस्ट कर चुके हैं और वो रिजेक्ट की जा चुकी है। सो ये भी मतलब हम भी ये मौकरी देख रहे हैं। अब शोएब शाहीन साहब बहुत माशाल्लाह जो है वो
अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, केस कोई और होता है, ये डायस पे आ जाते हैं, डायस पे आकर चीफ साहब से कहते हैं हमने पिटीशन जो है वो दायर करनी है तो उसको लगा लें, वो कहते हैं हाँ आप दायर तो करें ना। तो ये भी मतलब ये भी हो रहा है। और वो उस केस के अंदर जहां पर पहले ही तोशा खाना के केस के अंदर सेशन कोर्ट के अंदर से रिजेक्ट हो चुकी है, 2 दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हो चुकी है, 1 दफा सुप्रीम कोर्ट से हो चुकी है, दोबारा रोस्टम के ऊपर जाकर आपके ख्याल में सिविलियंस के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलने चाहिए अज़मा या नहीं चलने चाहिए? देखिए, अगर तो कोई सिविलियन जो है वो कोई किसी फौजी तनसीबात पे हमले में मुलविस नहीं है, अगर जो है वो उसने फौजी इलाकों के अंदर जाकर जो है वो दहशतगर्दी नहीं की है तो बिल्कुल नहीं चलने चाहिए। लेकिन अगर 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 फौजी तनसीबात के अंदर घुसा गया है, अगर वहां पर जाकर जलाओ घराओ और जो है वो दहशतगर्दी की गई है, तो फिर मुझे बता दीजिए कि कौन से एक्ट के जरिए जो है इनको फिर आर्मी एक्ट होना ही नहीं चाहिए, फिर आर्मी एक्ट खत्म कर दें। आप कहें कि ठीक है लैंड रेवेन्यू एक्ट ही लगा देंगे या जो हमारा दिल चाहेगा वो कर देंगे, ऐसा होता नहीं है मलिक साहब। और कभी भी दुनिया में किसी भी लेकिन ये हाई कोर्ट के जो डिवीजन बेंच का फैसला है अज़मा बीबी, ये आपकी नजर से गुजरा होगा, ये तो कुछ और चीजों की निशानदेही कर रहे हैं ना? जी, मैं इस पे कमेंट ना करूं तो बेहतर है, क्योंकि मैं समझती हूं कि वो ज़रा हार्श हो जाएगा। और ये इसके ऊपर ज़ाहिर है हुकूमत भी देख रही है और इसके ऊपर शायद अपील भी दायर की जाएगी। बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया, पूरी दुनिया ने, पूरी सिर्फ मुल्क ने नहीं, पूरी दुनिया ने 9 मई, 10 मई, 11 मई की रात तक तमाशा देखा इस मुल्क में जो हुआ। अगर वो दहशतगर्दी नहीं थी तो मुझे नहीं पता फिर दहशतगर्दी किसको कहते हैं। फिर जो है वो एक शख्स जो है वो खड़े होकर बाजार में फायरिंग कर देता है, उस पर आप दहशतगर्दी 780A लगा देते हैं, वहां पे 780A लगती है। यहाँ पर जो है वो 3 दिन मुसलसल, और उस वक्त जब ये फितना खान जो है ये सुप्रीम कोर्ट में गुड टू सी यू कहलवा रहा था ना, जब वहां पर ये मेहमान बना हुआ था, शाही मेहमान बना हुआ था और इसको प्रोटोकॉल में लाया जा रहा था, और उसको जो है वो 2 दिन, इसको 1 रात के लिए पार्टी करने के लिए कहा था पुलिस के रेस्ट हाउस में। उस वक्त पूरे मुल्क में जलाओ गिराव हो रहा था। जब वो वहां था ना, वो देखा होगा उसने, और ये भी बातें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि अब तो वो ऑडियो भी मौजूद है, और ये बात भी सामने आ चुकी है कि एक पुलिस वाले से फोन लेकर इमरान खान राब्ते में था जो है ये बलवा कराने वालों से और अपनी पार्टी के लोगों के साथ। तो ये बातें इतनी सिंपल नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी मेरा भी ये एतराज और मेरी ये तकलीफ मौजूद है। अगर ये 102 बच्चे जो है अपने माँ बाप की नहीं सुनी, उन्होंने एक ऐसे शख्स की सुनी जो खुद कहता है कि उसके बच्चे बाहर बैठे हैं, लेकिन वो लोगों को कहता है, उनके बच्चों को कहता है कुर्बानी के लिए तैयार हो जाए, मरने के लिए तैयार हो जाए। मरने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, खुद वो कोई कुर्बानी देने के लिए 1 दिन के लिए जेल जाने को तैयार नहीं है। उन 102 बच्चों पर अगर मिलिट्री कोर्ट जो है वो एक्ट लग सकता है, तो फिर जो फितना है, जिसने 1 साल इस पूरे फितने को परवान चढ़ाया, जिसने 1 साल इसकी खेती बोई, इसकी आबियारी की, लोगों के अंदर जहर भरा, और मुराद सही की वो ऑडियो कि जिसके अंदर वो कह रहा है कि आपको जगह बता दी गई, आपने वहां जाना। और ये कोई इत्तेफाक तो नहीं था ना मलिक साहब कि सारे लेकिन आपकी हुकूमत जाने में 7-8 रोज बाकी रह गए हैं, और आप हसास नौयत की कानून साजी जो है वो फटाफट ठप्पे लगा के ना कौमी असम्बली से निकाल रहे हैं, जिसमें आर्मी एक्ट जैसा कानून है, इंतहाई अहमियत का हामिल कानून है, उसको आपने पास किया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को आपने पास किया। इवन एक वो इंतहा पसंदी के खिलाफ बिल था, वो सेनेट के अंदर कुछ सेनेटर्स ने हिम्मत करके सवाल उठा लिया, नहीं तो वो एक और स्टेप आप आगे चले गए थे। ये मुझे कुछ लॉजिक आपकी समझ नहीं है। ठक जिस तरीके से कानून साजी हो रही है, 15 बंदों ने 29 बिल पास कर दिए 1 घंटे के अंदर। ऐसा देखिए, ये इस मुल्क में तो ये भी हुआ था कि 32 मिनट के अंदर जो है 47 बिल पास हुए थे इमरान खान के दौर के अंदर। लेकिन ये वो मेरे आज वज़ीर कानून जो है उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, और ये एक रिवायत है, अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि जब असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने वाली होती है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम जो कवानीन जो वजारतें हैं, वो अपने अपने जो पेंडिंग बिल होते हैं उनको वो थ्रू करते हैं कि ये अगर लेजिस्लेट हो सकते हैं तो हो जाएं। और ये जो जिस पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी वाला जो बिल है, ये टोटल A to Z बगैर किसी कौमे के इमरान खान की हुकूमत का बनाया हुआ बिल है। वो चूंकि वजारत कानून के अंदर पड़ा था, वो उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उसको जो है आगे प्रेजेंट करने से मना कर दिया। ये एक रूटीन के अंदर हुआ। बात जो आर्मी एक्ट की बात है, देखिए शहबाज साहब ने मना नहीं किया जी, वो जो कौमी असम्बली के अंदर जो सेनेट के अंदर जो बिल आया है, वो तो वहाँ पे वो सेनेटर मुश्ताक और कुछ लोगों ने सवाल उठा लिया। आपकी जमात से इरफान सदीकी साहब ने अच्छा उसके ऊपर नुक्ता नजर दिया, तो वो रुक गया, चेयरमैन सेनेट ने उसको रोक दिया। ब्रेक बहुत करीब आ गई, ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापसी पे बता देती हूँ, मैं दोबारा बता देती हूँ। वेलकम बैक। जब बहुत
इश्ताल अंगेज़ी सियासत के अंदर हो तो फिर शायद किसी की अकल काम नहीं करती कि पाकिस्तान के मफादात क्या हैं। 9 मई को यौम स्याह के तौर पर उसको नाम दिया गया और मैं उसको दुरुस्त समझता हूँ, क्योंकि इदारों के ऊपर या जिन लोगों को पाकिस्तान ने इज़्ज़त और तकरीम के साथ निशान हैदर दिए और उन्होंने जाने अपनी पाकिस्तान की खातिर कुर्बान की, अगर उनकी यादगारों की कोई बेहुरमती करता है तो मैं तो उसे अकल से आरी शख्स समझता हूँ, और अगर कोई उसकी तरगीब देता है तो वो पाकिस्तान की फलाह या बेहतरी का नहीं सोच रहा, वो पाकिस्तान दुश्मनी का सोच रहा है। ये बात तो मेरी बहुत क्लियर है, इस मामले में इबाहम नहीं है। लेकिन जो लोग पहले कहते थे तेरा बाप भी देगा आज़ादी, अब वो कहते हैं कि नहीं, अब बातचीत होनी चाहिए इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के माबैन। ये बात सही है, आज फवाद चौधरी ने बयान दिया, ये बात दुरुस्त है। पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए इन सियासी लोगों को, कुव्वतों को और इस्टेब्लिशमेंट को, जुडिशरी को इवन बात करनी चाहिए। हम बहुत मुश्किल में रास्ता निकालने के लिए बात करनी चाहिए। बलविशा, इंतखाबात के ऊपर हर सियासी शख्स जो है उसको शक है कि पता नहीं होना है कि नहीं होना। PMLN खौफज़दा है कि केयर टेकर आएंगे तो पता नहीं नीचे से कुछ और ही ना हो जाए। हम इस कदर बेयकीनी में, हम मिसट्रस्ट में बैठे हैं, कोई मुल्क ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है? देखिए, अब ये तो एक हकीकत है कि इस मुल्क में इस वक्त बेयकीनी की कैफियत तो है, और जो पिछले चंद माह में हालात हुए हैं इस मुल्क में, उसने एक बड़ा इस बेयकीनी की कैफियत तक लाने में किरदार खान साहब का रहा है। अब आज वो खुद अपने किए का ज़ाहिर भुगत रहे हैं सज़ा, लेकिन अब उसके साथ साथ मुल्क भी भुगत रहे। अब बात यह है कि ये सारा इस पर मैं या आप कोई बात यकीनी तौर पर नहीं कह सकते। हम एज अ पार्टी ये कहते हैं कि इलेक्शंस वक्त पे हों और ये ख्वाहिश रखते हैं, और शायद जो टॉप लीडरशिप है वो इस लेवल पे कोई एक दूसरे से बातचीत भी कर रही है। लेकिन आप दोनों जमातों की लीडरशिप खौफज़दा है। पीपल्स पार्टी के भी सीनियर लोगों से पूछता हूँ तो वो भी अनसर्टन है, और नून लीग वाले भी खौफज़दा। देखिए, खौफज़दा तो मैं नहीं कह सकती, आप हमें खौफज़दा तो खौफ है अपने मुंह से, लेकिन यह है कि अनसर्टेनिटी एक खौफ ये है कि केयर टेकर्स आएंगे तो फिर इलेक्शन पता नहीं कहीं और ही चले जाएंगे। पता नहीं ये खौफ इस मुल्क में तो कभी भी, देखिए, वो तो कभी भी हो सकता है ना, वो एक चलती भी क्यों एक बड़ा सवाल है। इस पे तो कई थीसिस लिखे जा सकते हैं, वो हम आपके यहाँ बैठ के हाथा क्या करें। लेकिन बात यह है कि इस तरह की अगर कोई सिचुएशन पैदा होनी है, उसके लिए ना हमसे किसी ने पूछना है, ना मियां साहब से। वर्स्ट केस सिनेरियो था बलशा जब बीबी की असैसिनेशन हुई, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो 27 दिसंबर 2007 इलेक्शन करीब थे, तो महीना डेढ़ महीना आगे गए थे। ये तो नहीं तो किसी ने किया कि 2 साल ही आगे ले गया। देखिए, वो एक और सिचुएशन थी बिल्कुल, और बड़ी सानिया था, कौमी सानिया था। लेकिन उसमें फिर आप देखिए ना, मैं आपको यही कह रही थी कि उसमें क्या किरदार था जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब का। उन्होंने क्या आग पे तेल छिड़का, उन्होंने क्या मजीद शोले भड़काए, वो जो पाकिस्तान खपे की जो नारा था उन्होंने मना किया, उन्होंने अपनी जान पे लेकर जो है मुल्क को जो है उस मुश्किल से निकाला। क्या ये आप आज देखते हैं अभी खान साहब की लीडरशिप में अगर ये होती क्वालिटी तो ये 9 मई होता? शोएब साहब, आप फरमाइए, आपको खौफ, आपने अभी इजहार किया कि आपको खौफ है इंतखाबात नहीं होने, आपके सामने क्या फैक्टर्स हैं जिसकी बना पर आपको ये खौफ? देखें, जो आप कह रहे थे ना कि इनको खौफ है, वो इसलिए इनको खौफ है कि इनके अपने करतूतों की वजह से आज इनको खौफ है। हुआ क्या, जब हम ये कहते थे कि आइन के मुताबिक 90 डेज़ का इलेक्शन कहता है आइन, उसके मुताबिक आप इलेक्शन करा दें, आज तक पूरे आपके शो में बैठ के 20 मरतबा तमाम इनकी लीडरशिप ने कहा है जी ये कैसे मुमकिन है कि ये वाला इलेक्शन करा दें हम पुरानी सेंसस पे और नया इलेक्शन कराएं नई सेंसस के ऊपर, वो तो बड़ा इबाम और एनॉमली हो जाएगी। पूरा मेन ये रीजन देते थे, मुस्तकिल आपके प्रोग्राम में ये सही कह रहे हैं, और आज उसी बात पे आए हैं कि नहीं पुरानी सेंसस के मुताबिक होगा। मुझे ये बता दें, अभी वो सेंसस वाला इशू अटका हुआ है, वो बेयकीनी पैदा कर रहा है, वो अभी दरमियान में है। अभी इनकी नीयत तो नहीं है, लेकिन जिन्होंने कराना है वो डंडे के जोर पे शायद करा लेंगे। मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर ये इलेक्शन वक्त पे करा देते, किसी की जरूरत नहीं थी कि अगला इलेक्शन भी कोई रोक सकता। ये खुद इनकी स्टेटमेंट है कि लिखा है 90 डेज में इलेक्शन होगा, लेकिन अगर ना हो, ये आपके प्रोग्राम में कई दफा कहा 90 डेज में अगर इलेक्शन ना हो तो आगे लिखा हुआ है कुछ भी नहीं होगा, फिर हम 254 को ले आएंगे, 254 को इस्तेमाल उसका मुस्तकिल ये कहते रहे। और आज के जो मौजूदा राजा रियाज साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह, अपोजिशन लीडर जो कि PMLN के ओहदेदार, टिकट होल्डर भी हैं फ्यूचर के, अब मुझे बताएं वो ये कहते हैं 10 साल तक इलेक्शन ना हो तो कोई गैर आईनी काम नहीं है। ये उनके अपने स्टेटमेंट है,
मुझे बताएं, अगर ये तर्ज अमल हमारे पार्लियामेंटेरियंस का है, ये हमारे राजा रियाज साहब जिन्होंने नई केयर टेकर सेटअप देना है, और आज आपने आइन में लॉ में तरमीम करके भी ये पावर भी दे दी है इलेक्शन कमीशन को, इंस्टेड ये प्रेसिडेंट के पास पावर्स रहती, कम से कम वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के तहत पाबंद था अपनी डेट देने का और इलेक्शन कराने का। तो ये तर्ज अमल अगर आपने ना किया होता तो आज इनको भी और हमें भी इबाम ना होता। मसला क्या है? मसला ये है, मैं सिर्फ एक बात करते हैं, मसला ये है पॉलिटिकल सिचुएशन आज भी ये जो चाहते थे लवाजमात कि किसी तरीके से पीटीआई को तोड़ दिया जाए, वो तोड़ नहीं सके। उनका वर्कर उसी तरह मौजूद है, उनका वोटर मौजूद है, इनके साथ चलने को तैयार नहीं है। किंग्स पार्टी चल नहीं सकी। दैट इज द एक्चुअल काज कि वो कहते हैं कि इनके होते हुए हम इलेक्शन में जाएंगे तो ये रिस्क है। इस वजह से ये हमें खौफ है और इनको भी खौफ है कि अज़मा बीबी, ये वो इलेक्शन वाला सवाल आ गया जिसको आप एड्रेस करना चाहती थी। अब एक इशूज हमारे सामने ये है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाई जाती है या नहीं बुलाई जाती है, और क्या वो सेंसस के नतायज अप्रूव करते हुए रिजल्ट्स को नोटिफाई कर देते हैं तो फिर बाइंडिंग हो जाएगा नई हल्का बंदियाँ और 4 माह इलेक्शन आगे चले जाएंगे। अब आपके पास ऑप्शन कौन सी है? क्या 4 माह इलेक्शन ताखीर से या वक्त पे 60 रोज़ के अंदर या 90 रोज़ के अंदर? यही बात है मलिक साहब, जो सियासी जमातें और सियासी लीडरशिप जो हैं वो कंसेंसस पैदा करके चीज़ें आगे बढ़ती हैं। प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई और उनके नुमाइंदों का प्रॉब्लम ये है कि उनको आइन की एक आधी शिक जो उनको सूट करती हो ना, वो आइन में एग्जिस्ट करती है, बाकी चीज़ें आइन में एग्जिस्ट ही नहीं करती, या वो आइन है जो इमरान खान कह दे। अब मेरा सवाल ये है कि क्या आइन में ये भी नहीं लिखा कि जब जो है इलेक्शन होंगे तब निगरान हुकूमतें होंगी? अगर इनके कहने पर इलेक्शन हो गए होते अभी तक तो निगरान हुकूमतें तो ना होती ना। अब जनरल इलेक्शन में फिर क्या होता? पंजाब और केपी में दूसरी इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी होती। तो ये बराए मेहरबानी अपनी मर्जी का पिक एंड चूज ना किया करे। दूसरी बात यह है कि ये भी नई जो मरदमशुमारी के मुताबिक अगले इलेक्शन होंगे, ये इनके फितना खान साहब जो है ना वही साइन करके देके गए थे और उन्होंने इसको एमक्यूएम के साथ भी जो है वो तय किया था और इसको जो है वो ईसीसी में अप्रूव भी कराया था। अब ये प्रॉब्लम ये है कि हम एक फेडरेशन है और हमें तमाम, पहले ही पाकिस्तान में इतनी पोलराइजेशन है, पहले ही पाकिस्तान के हालात माशी तौर पर बार बार अभी जो है कोई 100 दफा सियासी जो है वो अदम इस्तेहकाम का वावेला किया शेब शाहीन साहब ने। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि सियासी अदम इस्तेहकाम का सबसे बड़ा इस वक्त मुजिब कौन है? वो है वो फितना खान, जो एक दिन जेल नहीं जा सकता था, उसने मुल्क में आग लगवा दी। और अब भी जो है वो तमाम इदारों को इस्तेमाल करना हो, धमकियां देनी हो, जो मर्जी करना हो वो करने के लिए तैयार है। एक तरफ इनका जो है वो कहना यह है कि वो हमारी पार्टी तो बड़ी खड़ी है, दूसरी तरफ इनके साथ बंदा तो कोई रह नहीं गया। तो मेरा ख्याल है 297 इलेक्शनों पे नेशनल असेंबली की सीटों पे जो है वो इमरान खान को ही खड़ा कर देंगे और बाकी जो पंजाब असेंबली के बाकी वहां पे भी खाली अकेला इमरान खान कल्ला ही काफी है ना जी, वो खड़ा हो जाए और वो लड़ ले इलेक्शन। बात यह है कि ये बात अज़मा बीबी फिर इलेक्शन 8 या 9 नवंबर से पहले हो जाएंगे या 4 माह ताखीर करेंगे? ये तो जवाब नहीं दिया आपने। ये मैं देखिए इसका जवाब मैं इसलिए नहीं दे सकती मलिक साहब क्योंकि इसके ऊपर यही मैंने जो कंसेंसस की बात की है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठे और एमक्यूएम ने अभी आपको पता है कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने धमकी दी है कि जी हम ये नहीं मानेंगे और हम ही जो है वो दोबारा, अभी वो कह रहे हैं अभी दोबारा बेहतर करें और मरदमशुमारी, उनको और टाइम चाहिए। और ये मरदमशुमारी डिले जो है वो सिंध गवर्नमेंट और एमक्यूएम की जो है वो उसके ऊपर ख्वाहिश के ऊपर ही होती रही। फिर बढ़ाई गई, सेंसस के ऊपर आप इलेक्शन में जाने की कोशिश करें तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है हमारे सामने। बलूचिस्तान की आबादी 2 गुना हो गई है, 1 करोड़ से 2 करोड़ हो गई है। पंजाब की आबादी 7 परसेंटेज पॉइंट कम हो गई है, 57-58% से कम करके 50% पे ले आए हैं। कराची की आबादी पहले काउंट के अंदर कोई 1 करोड़ 27 लाख थी, दूसरे के अंदर 2 करोड़ पे ले गए हैं। इस तरह जो रूरल सिंध है उसकी परसेंटेज आबादी की बाज एरियाज के अंदर बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है। आप इन नताइज के साथ आप इलेक्शन में जा रहे हैं तो हम सारे एक दूसरे से पूरे पाकिस्तान के अंदर लड़ाई देख रहे होंगे। बहुत सीरियस मैटर है, ये छोटा मामला नहीं है। सेंसस का तरीकाकार बहुत अच्छा था लेकिन उसके रिजल्ट्स के अंदर जो कुछ निकाला गया ना उसने खराबी पैदा कर दी। मैं एग्जैक्टली यही कहना चाह रही हूँ मलिक साहब वाइंड अप करते हुए कि ये अब फैसला तमाम पाकिस्तान की कौमी क़यादत ने बैठ के करना है कि क्या पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर फौरी तौर पर इलेक्शन के अंदर चले जाना चाहिए और अगर नई मरदमशुमारी पर जाना है फिर उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। क्या वो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान फेस कर सकता है? पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, ये अनसर्टेनिटी, ये सब कुछ पाकिस्तान जो है वो बर्दाश्त कर सकता है? इसका फैसला कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या पीएमएलएन नहीं कर सकती। इसका फैसला तमाम कौमी जो हमारी सियासी रहनुमा हैं उनको बैठकर करना पड़ेगा और बेहतर है कि इसके अंदर जो है इजलास बुलाया जाए और बुलाकर वंस फॉर ऑल फैसला कर लें। पुरानी मरदमशुमारी पर फौरी तौर पर इलेक्शन में जाया जा सकता है, नई मरदमशुमारी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। इंतखाबात अगर वक्त पे हो जाए, साफ़ सुथरे हो जाएं और नताइज उसके एक्सेप्टेबल हो, क्रेडिबल इलेक्शन प्रोसेस और उसके नताइज को तस्लीम किया जाए, तो कुछ आगे बढ़ने के लिए एक वो प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा और उम्मीद बन जाती है कि 3-4 साल में एक स्टेबल सेटअप पाकिस्तान को लेकर इस मुश्किल से निकाल देगा। पलविशा, आप एग्री नहीं करती कि हमें क्रेडिबल प्रोसेस से एक इलेक्शन करवा लेना चाहिए विद इन 60-90 डेज बजाय 6 महीने साल आगे टालने के? इस पर तो कोई इनकार नहीं कर सकता, ये आपका मुल्क का आइन कहता है और ऐसा होना चाहिए एक आइडियल सिचुएशन में, और शायद ऐसा हो भी, मतलब हमें उम्मीद रखनी चाहिए। देखिए ना, बहुत से सवालात सामने हैं, उन पे हम अगर आंखें बंद कर लें और एक मैं आपको रोज़ी पिक्चर पेंट कर दूं और कल को वो ना हो, तो ये भी मेरे ख्याल में मेरी जो है बददियानती होगी। लेकिन अभी कुछ देखिए, सबसे बड़ा सवाल जैसे अज़मा कह रही थी कि ये हम पुराने सेंसस पे जाएंगे या नए सेंसस पे जाएंगे, उसमें मुख्तलिफ पार्टीज़ के बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और अगर नए पे जाएंगे तो आपने जिस तरह कहा उसमें अगर कोई गलती हुई है, इतनी बड़ी गलतियां हुई हैं, तो जाहिर है वो फिर उधर उन सूबों में क्या दोबारा से होगा, इन्यूमरेशन दोबारा से होगी, तो उसका एक और बड़ा प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि हुकूमत से किसी ने बोला कि हम नए जो सेंसस है उसके ऊपर, शायद प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट को दिया है कि नए सेंसस पे इंतखाबात होने चाहिए, तो ये बड़ा खतरनाक बयान है। इसका मतलब है कि इंतखाबात जनवरी और मार्च के दरमियान में होंगे 2024 में, इस साल नहीं होते। नजर आता है कुछ डिले शायद नजर आता है। अब मैं देखिए, ये चोर रास्ता है फिर शहबाज साहब, ये इंतखाबात से भागने का चोर रास्ता है। शहबाज साहब 1 साल की गुड गवर्नेंस के बाद फरार का रास्ता ढूंढ रहे हैं। देखिए, अप्रैल में ये सेंसस मुकम्मल हुआ, 30 अप्रैल को। अगर आपको करना था, आप 1 मई को, 2 मई को, 4 मई को आप इसको नोटिफाई कर देते। ये 4 महीने आपके पास थे, आप इस सारा प्रोसेस मुकम्मल कर लेते, हल्का बंदियाँ आपके पास। उसके बावजूद फिर भी 2 महीने 3 महीने नवंबर के इलेक्शन से पहले क्यों नहीं किया? आज आपको याद आया और थ्रू आउट आप ये कहते रहे कि डिसॉल्व होने लगी हैं, तो कहते हैं आप वो उसको नोटिफाई कर लेते हैं। ये तो बेईमानी बज़ाहिर नजर आ रही है कि ये जाती है, मुल्क के साथ जाती है। अगर इससे फरार का बिल्कुल 100% ये फरार का चोर रास्ता है। आज़मा बीबी, एक इशू है, आप अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से आप इन नताइज को करवा दें, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज के बावजूद आप गजट नोटिफिकेशन करवा दें, तो फिर आपको डिलिमिटेशंस की तरफ जाना है, 4 महीने मिनिमम इलेक्शन कमीशन को देने। डिलिमिटेशंस पे चले जाएं तो एक और भी इशू शुरू हो जाएगा। डिलिमिटेशंस पे जाएंगे तो कौमी असम्बली और सूबाई की सीटों की भी तादाद बढ़ जाएगी। उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है आइन में तरमीम के लिए, वो होनी नहीं, असम्बलियाँ में नहीं होनी। तो हम एक ऐसे मतलब कुएँ के अंदर छलांग मार रहे हैं एक ऐसे मौके के ऊपर। मैं बिल्कुल समझने से कासिर हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप शहबाज साहब पे क्यों डाल रहे हैं। क्या हमने एतराज़ किया मरदमशुमारी के ऊपर, या हमने कहा कि ये शहबाज आपकी जिम्मेदारी थी मैडम, मेरा ख्याल है आपने 30 अप्रैल तक हमें मेरे प्रोग्रामों में बैठ के ये लॉजिक दी थी कि 30 अप्रैल को रिजल्ट्स आ जाएंगे। बात तो पूरी करने दें। जी जी मैडम, मैं बात अगर पूरी कर सकूं जी, 30 अप्रैल को जो है वो रिजल्ट्स आने के जो है वो बिल्कुल तय था, लेकिन उसकी एक्सटेंशन हुई और जो है वो जून तक, मेरा ख्याल है 14 जून तक जो है वो 2 दफ़ा उसकी एक्सटेंशन हुई। उसके बाद ये सिंध के अंदर फड्डा पड़ गया। अब इस मुल्क के अंदर सिर्फ एक पार्टी तो नहीं है ना जी जिसके कहने के ऊपर ये फेडरेशन चलेगी। ये फेडरेशन में मुख्तलिफ पार्टियां हैं और हर एक का एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जो सिंध के अंदर प्रॉब्लम था ख़ास तौर पर कराची को लेकर, उसके जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ और हमने तो बड़े होते हुए हमने तो उसको भी कॉन्फ्लिक्ट को भी जो है रिजॉल्व करने की कोशिश की। और अब भी जैसे मैंने कहा कि नई मरदमशुमारी जो है, हमारी भी ख्वाहिश है कि जो है वो नई मरदमशुमारी के ऊपर इलेक्शन हो, लेकिन वो कैसे पॉसिबल होंगे, वो हो सकते हैं नहीं हो सकते, जाहिर है इसके ऊपर तमाम लोग बैठ के। लेकिन एक इमरान खान, मुझे ये बता दीजिए, मैं आपको एक बात लिख के दे रही हूँ, नई पे करा लें मरदमशुमारी पे इलेक्शन, पुरानी पे करा लें, इमरान खान ने उसका रिजल्ट फिर भी नहीं मानने, तो इनको तो कहें कि ये तो चुप ही रहना, बाकी पूरे मुल्क का मामला है वो हम देख लेंगे कि क्या करना है। आप इलेक्शन वक्त पे कराएं, ये आईनी तकाजा है। आपने आपकी पर्सनल चॉइस पे होंगे जी, इंशाल्लाह वक्त पे होने चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, किसी की भी पर्सनल चॉइस पे नहीं हो सकता मलिक साहब, किसी की भी डिक्टेशन पे नहीं हो सकता ना, यही तो मैं कह रही हूँ। किसी एक और ऐसे फितने की जिसने कभी इलेक्शन माना ही नहीं, सिर्फ इनके लिए 2018 का आरटीएस का जो आरटीएस ज्यादा इलेक्शन था, सिर्फ वो जो है वो साफ शफाफ आसमान से उतरा हुआ इलेक्शन था, बाकी सारे इलेक्शन तो खराब होते हैं जिसमें वो हार खराब होते हैं। आज़मा बीबी, अगर इस मौके के ऊपर मेरी बिल्कुल ख्वाहिश है, मेरी दुआ है, मुझे उम्मीद है सेंसस के नोटिफाई करवाएं तो इंतखाबात चले जाएंगे मार्च 2024 तक। तो आपको लगता नहीं है ये सुसाइड मिशन है जिससे गुरेज करना चाहिए? देखिए, ये मैंने फिर कहा कि ये एक पार्टी की चॉइस नहीं है मलिक साहब, और एक पार्टी इस पे फैसला कर भी नहीं सकती।
मैं समझती हूं कि तमाम, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कौमी क़यादत बैठकर इसका फैसला कर ले। हमें साफ शफाफ बगैर फड्डे वाला इलेक्शन चाहिए। कई तो फितने तैयार हैं, उनको मैंने तो क्या, उनका तो इलेक्शन में रिजल्ट जो भी आएगा उसने तो मानना नहीं है, अगर वो जीते ना उसके अलावा तो वो तो फिर सड़कों पे होंगे, वो तो फिर फसाद डाल के बैठे होंगे। क्या इस मुल्क में फिर फसाद चाहिए हमें? क्या इस मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी नहीं लानी है हमें? क्या इस मुल्क को दोबारा मईशत को सीधी राह पर नहीं डालना? और ये फितना फसादों के होते हुए पाकिस्तान की मईशत सीधी राह पर नहीं चल सकती। इसलिए इसका बैठकर एक हल निकालना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हो वो एक आधा महीना अगर लेट भी हो जाए, बट उसको साफ शफाफ और अकॉर्डिंग टू द लॉ होना चाहिए, ताकि उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। मैं फितना की बात नहीं करी, बाकी पार्टियों की बात करी। प्रोग्राम नफरत में इतना आगे चले गए, ये मुल्क को डुबाने और आइन को डुबाने के मुतरादिफ ये करने को तैयार है। कहते हैं आइन डूब जाए, मुल्क डूब जाए, लेकिन हमने इमरान खान को इंतखाबात बर वक्त होने चाहिए जी, जो जीते उसकी हुकूमत बननी चाहिए और साफ शफाफ होने चाहिए। इंतखाबात से फरार का कोई भी रास्ता काबिल तहसीन नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब, अगर आप भी कह रहे हैं तो ये काबिल मजम्मत है, रास्ता दुरुस्त नहीं है, रास्ता गैर आइनी फेल, गैर आइनी है, गैर जमहूरी है। आज के प्रोग्राम से